पिछले एक हफ्ते बड़ा हंगामा हुआ था। एक कॉमेडी सर्कस चल रहा था, उसमें माता पिता के बारे में कुछ बोला गया था। लगभग सबने सुना होगा, इंस्टाग्राम वाले ने जरूर सुना होगा, बाकी नहीं भी सुने होंगे, इंस्टा वाले जरूर सुन लिए होंगे। जिस भारत में हम माता पिता की पूजा करते हैं, उस भारत में माता और पिता के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी कैसे हुई, क्यों हुई? तो जवाब है, न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। याद रखिएगा, परिवार तभी अच्छा चलता है जब माता प्यार देती है और पिताजी थोड़ा थोड़ा। माता का प्यार और पिता का खौफ, यही बच्चे को ठीक ले चलता है। यानी शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो तो बहुत बढ़िया समाज चलेगा, बहुत बढ़िया देश चलेगा। वो जो माता पिता के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई, क्योंकि शिक्षा सीबीएसई बोर्ड वाली चल रही है, और दूसरा कानून का खौफ नहीं है। 10 साल पहले एक आंदोलन हुआ था, जो पुराने लोग हैं जानते हैं, अन्ना आंदोलन। सुना था क्या? मैं भी उसका हिस्सा था, मैं भी टीम अन्ना में था, मैं उसका कोर टीम का सदस्य था। लोकपाल आ गया, भ्रष्टाचार कम हुआ क्या? जोर से बोलिए जरा। हाँ, मैं कई बार कह चुका हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। हमारे दिमाग में है कि डॉक्टर बदल जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। मुझे एक चीज बताओ, आपको बुखार है, आप गए एक डॉक्टर के पास गए, उसने 3 गोली लिख दिया, आपने 1 हफ्ते खाया। दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने वही 3 गोली लिख दिया, आपने खाया। बुखार ठीक होगा क्या? नहीं। डॉक्टर बीमारी ठीक करता ही नहीं है। यह एक बहुत बड़ा मिथ है कि डॉक्टर बीमारी ठीक करता है। अरे बीमारी ठीक करती है दवाई, बीमारी ठीक करती है इंजेक्शन, बीमारी ठीक होती है सिरप से, बीमारी ठीक होती है कैप्सूल से, बीमारी ठीक होती है वैक्सीन से। डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता। ये मैंने इसलिए बोला, यहां बहुत सारे नर्सिंग के बच्चे दिख रहे, ब्लू वाले शायद सारे नर्सिंग के, अच्छा फार्मेसी के। अरे भाई मान लो, शब्दों को समझो, भावनाओं पे मत जाओ। फार्मेसी के, नर्सिंग का बना दिया फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी के, फार्मेसी के। तो बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी किससे ठीक होती है? दवाई से। अब लोकपाल आ गया, लोकपाल कौन है? डॉक्टर। लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि दवाई तो बदली नहीं। एक और डॉक्टर आ गया, लोकपाल का ऑफिस बन गया, लोकपाल का सचिवालय बन गया, हर साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा लोकपाल कार्यालय चलाने में खर्च होने लग गया। हर जिले में लोकायुक्त बन गए, केंद्र में लोकपाल बन गया। कुछ हुआ क्या? घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी कुछ कम हुई क्या? थाने का भ्रष्टाचार कम हुआ क्या? तहसील का भ्रष्टाचार कम हुआ क्या? जिले का भ्रष्टाचार कम हुआ क्या? रेट और बढ़ गया, पेशकार अब और ज्यादा लेने लग गया, थानेदार भी ज्यादा लेने लग गया, हवलदार भी ज्यादा लेने लग गया। रेट कम हुआ नहीं, बढ़ा है। और लोकपाल भी आ गया। जनता को कोई फायदा हुआ क्या? नहीं, क्योंकि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। उन लोगों ने जो मजाक उड़ाया, उसका मूल कारण यह है कि हमारे देश में अश्लीलता नियंत्रण के लिए कोई कानून ही नहीं है। हमारे देश में अश्लीलता को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोला गया। भारत के संविधान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, वो बोलने की स्वतंत्रता दिया है, गाली देने की स्वतंत्रता नहीं दिया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में सही बात लिखने की स्वतंत्रता मिली है, झूठ लिखने की स्वतंत्रता नहीं मिली। लेकिन चूंकि हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफाइन नहीं किया, कानून हमने बनाया नहीं, तो नतीजा यह है झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठी जांच, झूठा एफआईआर, झूठा एफिडेविट, झूठा वकालतनामा, सब कुछ झूठ 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 चल रहा है। क्यों? क्योंकि झूठ गंभीर अपराध नहीं है, और भारत में सबसे पहले जो सबसे बड़ा अपराध था वो झूठ था।
भारत की न्याय व्यवस्था, आप रानी अहिल्याबाई का जुडिशियल सिस्टम उठा लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जुडिशियल सिस्टम उठा लीजिए, राजा विक्रमादित्य का जुडिशियल सिस्टम उठा लीजिए, चाणक्य का जुडिशियल सिस्टम उठा लीजिए। सबसे बड़ा जो अपराध था वो था जासूसी और झूठ, और उसमें सीधे सीधे फांसी थी। और दुनिया के कई देशों में आज की डेट में उन्होंने हमारे जुडिशियल सिस्टम को अपनाया और झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया। और हमारे यहां झूठ अपराध है क्या? नहीं। हमारे अधिवक्ता मित्र बैठे हुए, अरे हमारे यहां तो ये सिस्टम चल रहा है, अपराध कर दिया, कोर्ट जाओ, कोई गवाह नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा पैसा होना चाहिए, गवाह वहीं मिल जाएंगे। चोरी लूट झपट मारी तो 10,000 रुपए में गवाह, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और थोड़ा सीरियस क्राइम है तो 50-60 हजार रुपए में गवाह वहीं तैयार हो जाएगा। जिसको आप कभी नहीं जानते तो वो आपको जानता है, कोर्ट में जाएगा, एफिडेविट फाइल करेगा, मैं इनको जानता हूं, बहुत दिनों से जानता हूं, और जब ये अपराध हुआ था तो हमारे घर में बैठ के चाय पी रहे थे। भारत की समस्या यह है क्योंकि भारत में हमने अपने पुराने जुडिशियल सिस्टम को नहीं अपनाया और अंग्रेजों के जुडिशियल सिस्टम को कंटिन्यू किया। अंग्रेजों ने जो जुडिशियल सिस्टम बनाया था वो भारत को महान बनाने के लिए नहीं किया था। अंग्रेजों ने जो जुडिशियल सिस्टम बनाया था भारत को लूटने के लिए, भारत को बांटने के लिए, भारत में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, उसके लिए बनाया था। जुडिशियल सिस्टम डेवलप कैसे हुआ? 1857 में मंगल पांडे जी ने क्रांति किया, तत्काल 1858 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया गया। 1860 में मैकाले ने पहली किताब पब्लिश किया जिसको इंडियन पिनल कोड कहते हैं, जो अभी बदली गई। उनको लगा आईपीसी बन गया, अब इनको लाठियों से पीटेगा कौन? 1861 में पुलिस एक्ट बना दिया। अब इनको लगा चलो आईपीसी बन गई, पुलिस भी बन गई, डंडे वाले भी आ गए, अब इनको सजा कौन देगा? बोले 1872 में एविडेंस एक्ट। बोले यहां की जमीनों पे कब्जा कैसे किया जाए? 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट। 1894 में अंग्रेजों ने वो सारे काम किए जो मुगलों ने किए, बस मुगलों ने यहां तलवार के दम पे काम किया, अंग्रेजों ने वही काम कानून बना बना के किया। अंग्रेजों ने तलवार के दम पे जमीन हड़की और मुगलों ने कानून बना के, अंग्रेजों ने कानून बना के जमीन हड़पी। उदाहरण के लिए 1894 में एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया। भारत में के लोग भोले भाले होते हैं, बोले ऐसा है हम जगह जगह तहसीलदार का ऑफिस बनाएंगे, कलेक्टर ऑफिस बनाएंगे, कप्तान का ऑफिस बनाएंगे, इसलिए हम जमीन एक्वायर करेंगे और हम मनमानी नहीं करते, हम बड़े अच्छे आदमी हैं, देखो हमने कानून बना दिया। भारत के लोग लॉ अबाइडिंग होते, अच्छा भाई कोई कानून बनाया तो अच्छा ही बनाया होगा, गड़बड़ थोड़ी बनाएगा। और उन्होंने क्या किया, जहां उनको 10 बीघे जमीन चाहिए होती थी कलेक्टर का ऑफिस बनाने के लिए, वहां 100 एकड़ इकट्ठा एक्वायर कर लेते थे। पूरे भारत की जितनी सिविल लाइन बनी हुई है वो 1894 वाले लैंड एक्विजिशन एक्ट से बनी है। चाहे दिल्ली की सिविल लाइन, कानपुर की सिविल लाइन, इलाहाबाद की सिविल लाइन, पटना, पूरे भारत में जो सिविल लाइन बनी है, और आपको जहां सिविल लाइन मिलेगी वहां आधी जमीन चर्च की मिलेगी। उनको कलेक्टर ऑफिस, कप्तान ऑफिस तो बहाना था, एक्चुअली जमीन एक्वायर करके उनको चर्च को देना था, और वो चला, कंटिन्यू चला। भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, और वो टूट रहे हैं इस 1908 में बनी हुई सिविल प्रोसीजर कोड के कारण। प्रतिवर्ष हर साल जमीन के विवाद में 5 लाख झगड़े हो रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, और उसमें से लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। इन 2 लाख लोगों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत की न्यायपालिका, भारत की न्यायिक व्यवस्था। छोटी छोटी बात पे विवाद बढ़ रहा है। भारत में ड्रग स्मगलिंग हो रही है, भारत के सभी स्कूल कॉलेज में ड्रग स्मगलर ने अपना पूरा जाल फैला दिया है। उसका बड़ा कारण है हमारा सड़ा हुआ कानून, हमारी सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। एक बार सिंगापुर में दिखाओ ड्रग ले जाके, पता चलेगा। एक भारत का ही था, यहां भी ड्रग बेच रहा था, उसको लगा सिंगापुर में ज्यादा माल मिलेगा, चलो वहां कमाई करते। गूगल करके देखना, 900 ग्राम गांजा मिला था, उसके कॉलेज के पास गया था। 900 ग्राम मतलब इतना, 900 ग्राम गांजा मिला, उठा के फांसी दे दिया उसको। अब सिंगापुर में कोई कॉलेज के आसपास गांजा लेके बेचेगा क्या? है किसी की हिम्मत? नहीं। हमारे यहां 9-9 कुंटल गांजा पकड़ा जाता है।
किसी को फांसी हुई क्या आज तक? और कानून बनाने की कोई लागत है क्या? है कोई लागत? भारत में लाखों माता पिता अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान है। भारत में लाखों बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान है। लाखों बच्चे अपने नशेड़ी बाप से परेशान हैं। और फिर भी हुक्का बार खुल रहा है, बियर बार खुल रहा है, डांस बार खुल रहा है, सट्टा बार खुल रहा है। और कौन खुलवा रहा है? जोर से बोलो जरा। जिसकी जिम्मेदारी है अपराध कम करना। दिल्ली में जब भी सुप्रीम कोर्ट के बगल में पटियाला हाउस कोर्ट है। 1 किलोमीटर के दायरे में तीनों कोर्ट है। पटियाला हाउस कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब 1 किलोमीटर के दायरे में। जब मुझे 3 से 4 साल की बच्चियों का बलात्कार का केस सुनने को मिलता है, तो वो केस कौन लड़ रहा है, कौन जमानत कराने आया, उससे मैं व्यक्तिगत रूप से बात करता हूं कि हुआ क्या था। आज तक 100% जो 2-3 साल की बच्चियों का बलात्कार हुआ है, वो सब ड्रग एडिक्टों ने किया है। जो नशेड़ी हो गए हैं वो 3-4 साल की बच्चियों का बलात्कार करते हैं। इसलिए मेरा मानना है, ये जो 3 साल 4 साल की बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, ये बलात्कार तो नशेड़ी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ये रोका जा सकता है ड्रग स्मगलिंग का काम, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम रोका जा सकता है। एक मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 70,000 छोटे छोटे गरीबों के बच्चे किडनैप हो गए, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से। और वो 70 के 70,000 बच्चे कहां पाए गए? केरल में। क्यों? हिम्मत कैसे पड़ी? क्योंकि कानून का खौफ नहीं। अभी आपने सुना होगा दुबई में एक लेडी को फांसी हुई है। सुना कि नहीं सुना आपने? वो वहां पे घरेलू नौकर का काम कर रही थी, पता नहीं उसने मारा या कुछ कैसे हुआ, फिलहाल एक बच्चे की वहां मौत हो गई। ऐसा उसकी स्टोरी ये बताते हैं कि शायद वो उसका जो मालिक था, बच्चे का पिता, वो नौकरानी के काम करती थी, वो ज़्यादा उसको टॉर्चर करते होंगे, मार पीट देते होंगे। वो दोनों गायब हो गए होंगे। एक दिन उसने गुस्से में बच्चे को पीट दिया, बच्चे को पीट दिया, गिर गया, बच्चा खत्म हो गया, उठा के फांसी दे दिया। और जो लोग हमारे देश में नशा तस्करी कर करके लाखों परिवार बर्बाद कर चुके हैं, उसमें किसी की नागरिकता खत्म हुई? किसी को फांसी हुई? किसी को आजीवन कारावास हुआ? हर कम्युनिटी के लोग नशे से परेशान हैं, हर वर्ग के लोग नशे से परेशान हैं, हर जाति के लोग नशे से परेशान हैं, हर भाषा के लोग नशे से परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एनडीपीएस एक्ट, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। एनडीपीएस एक्ट में ना सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान है, ना फांसी देने का प्रावधान है, ना 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान है। भारत में जो घुसपैठ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता, लोग दुबई में क्यों नहीं घुसपैठ कर लेते? कुवैत में घुसपैठ क्यों नहीं कर लेते? सिंगापुर में क्यों नहीं घुसपैठ करते? अरब में क्यों नहीं घुसपैठ करते? ये जितनी चोरी लूट झपटमारी भारत में क्यों है? दुबई, सिंगापुर, कुवैत, अरब में क्यों नहीं है? जितना ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग स्मगलिंग यहां है, वहां क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने हमारी राम नीति को अपनाया, हमारी कृष्ण नीति को अपनाया। हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं और वो लोग राम की पूजा नहीं करते, लेकिन राम नीति को लागू करते हैं। और राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। वो भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते, लेकिन भगवान कृष्ण की नीति को लागू करते हैं। सठे साठ्यम समाचरे। हम राम की पूजा करते हैं, हम कृष्ण की पूजा करते हैं, इसलिए यहां इतना अपराध है, इतना भ्रष्टाचार है। वो पूजा भले नहीं करते, लेकिन भयबिन होय न प्रीत और सठे साठ्यम समाचरे, राम नीति और कृष्ण नीति को लागू करते हैं, इसलिए वहां पे अपराध कम है, भ्रष्टाचार कम। बड़ी सीधी सी बात। तो क्या जरूरी है, राम की पूजा या राम नीति लागू करना? दोनों जरूरी है। क्योंकि राम को आदर्श बनाएंगे तो संस्कार आएगा, और राम नीति लागू करेंगे तो अपराध कम होगा। भगवत गीता पढ़ेंगे, संस्कार आएगा, और कृष्ण नीति लागू करेंगे। भाई 99% लोग अच्छे ही होते हैं किसी भी देश में। 99% लोग ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं,
वो चोरी नहीं करते, झपटमारी नहीं करते, ईमानदारी से रहते। 1% लोग गड़बड़ होते। और हम लोग हर अपने धार्मिक कार्यों में बोलते हैं धर्म की, जब से बोलिए धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का। धर्म की जय होगी जब शिक्षा में संस्कार होगा, और अधर्म का नाश होगा जब कानून का। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, लेकिन अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। तो फोकस क्या करना चाहिए? अधर्म का नाश। अधर्म का नाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हमें अब जरूरत यह आ गई है कि इस 1861 के पुलिस एक्ट को बदला जाए और एक देश एक विधान, यानी वन नेशन वन पुलिस कोड लागू किया जाए। भ्रष्टाचार अपराध खत्म करना है तो जो 50 कानून चल रहे हैं भ्रष्टाचार अपराध के लिए, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी अलग, नशा तस्करी अलग, अलगाववाद अलग, ड्रग स्मगलिंग, दुनिया भर के कानून चल रहे हैं। उन सारे कानूनों को मर्ज करके एक देश एक विधान, वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। और इसको दुनिया के कई देशों ने किया है। वो थोड़ी मोटी है, मैं लाया नहीं है। अमेरिका में वही सिस्टम है, वहां एक फेडरल पिनल कोड चलती है। जो लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो मैं कई बार उसको दिखा भी चुका हूं। फेडरल पिनल कोड में यही है। हमारे यहां क्या, हर अपराध के लिए कानून है, उनके लिए हर अपराध के लिए एक चैप्टर है। तो उन्होंने 200 चैप्टर के लिए 200 अपराध के लिए 200 चैप्टर बना दिया है। बड़ा क्रिस्टल क्लियर डिफिनीशन रखी है। डिफिनीशन में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। जज चाह के भी सजा बढ़ा नहीं सकते और जज चाह के भी सजा घटा नहीं सकते। बड़े से बड़े वकील आ जाएं उसको बेल नहीं करा सकते, और छोटा वकील आ जाए तो भी बेल हो जाएगी। ऐसा पूरा क्रिस्टल क्लियर डिफिनीशन रखा हुआ है। होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। कोई लागत आएगी क्या? डिमांड करोगे क्या? कैसे करोगे? सोशल मीडिया का उपयोग करो। भारत में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में हैं। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलो भाई, तारीख पे तारीख जाएंगे। एक व्यक्ति तारीख पे तारीख जाएगा, माता पिता को टेंशन होगी कि नहीं? उसकी पत्नी को टेंशन होगी कि नहीं? और मान लो छोटा परिवार है, 2 बच्चे वाला, बच्चे टेंशन में रहेंगे कि नहीं? एक मुकदमे से एक परिवार टेंशन में होता है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलो तो यानी 30 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में। और ये मुकदमे केवल इसलिए चल रहे हैं, हमारे कानून घटिया। इसमें आधे मुकदमे फर्जी हैं, आधे मुकदमे ऐसे हैं जिसमें या तो फर्जी एफआईआर है, या फर्जी जांच है, या फर्जी चार्जशीट है, या फर्जी एफिडेविट है, या फर्जी गवाही है। करना क्या है? वही अपनी प्राचीन व्यवस्था, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करो। पहले झूठ पकड़ने के लिए क्या करते थे? हाथ में एक लोटा देते थे, लोटे में गंगा जल रखते थे, उसमें तुलसी सोना रखते थे, और उसको उठवा के चेक करते थे कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। ये प्राचीन व्यवस्था थी। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लोटा उठवाओगे तो लोग पी जाएंगे, तब भी झूठी बोलते रहेंगे। तो लोटा क्यों उठवाना? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की टेस्ट की व्यवस्था आ चुकी है, आराम से पकड़ा जा सकता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट मशीन आ चुकी है। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जिस दिन हम, जब कंप्लेन होती है ना, उसमें एक अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दें। भाई क्रिमिनल सिस्टम शुरू कैसे होता है? थाने से शुरू होता है। आप एक शिकायत करते हो, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय सो नीचे लिखते हो, ये हमारे साथ ये किया, ये किया, ये किया, अपना नाम। अगर उसी में 2 लाइन की अंडरटेकिंग हो, ऊपर जितनी बातें लिखी हैं सब सच लिखी हैं, आवश्यकता पड़ने पे मैं इसके लिए अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकता हूं, और मुझे यह भी पता है कि झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा मिलती है। झूठी शिकायत होगी क्या? जोर से बोलो जरा। उसके बाद एफआईआर हुआ, एफआईआर में भी अंडरटेकिंग। उसके बाद पुलिस जांच करती है, जो आईओ जांच करता है उससे नीचे एक लाइन की अंडरटेकिंग। ऊपर जितनी जांच किया है सब मैंने अपने होशो हवास में किया है, कोई माल पानी नहीं लिया है, पूरी ईमानदारी से किया है, और आवश्यकता पड़ने पे मैं इसके लिए अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकता हूं।
और मुझे यह भी पता है कि झूठी जांच करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। आईओ गलत जांच करेगा क्या? जोर से बोलो। उसके बाद आती है गवाही। गवाही के लिए वही एफिडेविट, जो गवाह आए उससे भैया लिखवाओ, हाँ मैं इनको जानता हूं, सब कुछ सही है, जो गवाही दे रहा हूं सब सच दे रहा हूं, और इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर मैं टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, और मुझे पता है झूठी गवाही देने पे 10 से 20 साल सजा होती है। कोई झूठी गवाही देगा क्या? भारत में 9/11 हुआ था ना, 9/11 की जो रेकी करने आया था उस आतंकवादी का नाम था डेविड कोलमैन हेडली। डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया अमेरिका में। अमेरिका में जब पकड़ा गया हो तो उससे पुलिस ने पूछा तूने रेकी किया? बोले हाँ जी रेकी किया। उसने झूठ नहीं बोला, आतंकवादी था तब भी उसने झूठ नहीं बोला। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिका में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा है और रेकी करने पे मात्र 10 साल सजा है। उसने एडमिट कर लिया तो 10 साल की सजा होगी। अगर झूठ बोल देता कि मैंने रेकी नहीं किया है और उसका टेस्ट में कंफर्म हो जाता रेकी किया था, तो कम से कम 10 साल और हो तो 20 साल सजा होती। यूएस में जो क्राइम है अगर आप उसको रिपीट करते हैं तो आपकी सजा डबल हो जाती है। एक व्यक्ति ने शर्ट चोरी किया, वहां चोरी पे 5 साल सजा है, लेकिन कुछ दिन के बाद दोबारा शर्ट चुरा लिया तो कितनी हो गई? और जब पुलिस ने पकड़ा तो बोला हमने शर्ट चुराया नहीं। तो गूगल करके देखना, दो शर्ट चोरी करने वाला 25 साल के बाद बाहर आया जेल में। 2 शर्ट चुराने की सजा कितने साल? 25 साल। यहां 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया। और आपके राजस्थान में तो पेपर लीक ऐसे लगता है जैसे गैस लीक हो रही है। किसी को सजा हुई क्या? ऑस्ट्रेलिया में झूठ बोलने पे 7 से 14 साल की सजा है, सिंगापुर में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल है, यूएस में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल है। तो नतीजा यह है इवन जो क्राइम करता है उसका सगा भाई भी आके झूठ नहीं बोलता कि नहीं नहीं ये तो हमारे साथ खाना खा रहा था। क्योंकि एक भाई ने अपराध किया वो तो जेल जाएगा, दूसरा बेचारा अगर झूठी गवाही देगा वो भी जेल जाएगा। तो कम से कम परिवार में एक भाई तो घर में रहे। वहां बाप भी अपने बच्चे के लिए झूठ नहीं बोलता। याद रखिए, आदमी सच 2 ही कंडीशन में बोलता हो, शिक्षा में संस्कार हो और कानून का। हमारे यहां झूठ इसलिए बोल रहे हैं शिक्षा में संस्कार नहीं है, और इसलिए भी बोल रहे हैं कानून का खौफ नहीं। भारत में ये जितनी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो चोरी, लूट, झपटमारी, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, घुसपैठ, धर्मांतरण, या जो समस्याएं चल रही हैं, ये लाइलाज नहीं है। इनका इलाज हो सकता है। इलाज के लिए करना ही पड़ेगा। 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। हर जिले में झूठ की पकड़ने की लैब भी बनानी पड़ेगी, जहां पकड़ के 2-4 लोगों को लैब कर दो। और एक ध्यान रखना, जब मैं कई बार सोचता हूं, कहता हूं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग, तो लोगों को लगता है बहुत बड़ा है तो खतरनाक। अरे कुछ नहीं है, एक इंजेक्शन लगाना होता है। यहां बुखार होने पे 3-3 इंजेक्शन लग जाता है, एक इंजेक्शन नहीं लगवा सकते क्या? और वैसे भी हमने परमाणु बम बनाया, चलाया क्या? जोर से बोलो। नहीं। किस लिए बनाया? डराने के लिए। हमने अग्नि बनाया, ब्रह्मोस बनाया, राफेल खरीद लिया, चलाया क्या? नहीं। किस लिए सब इकट्ठा करके रखा हुआ है? डराने के लिए। जो कठोर कानून होता है ये रोज रोज चलाने के लिए नहीं होता। दुबई में रोज चोरी करने वाले का हाथ नहीं काटा जाता, कुवैत में रोज बलात्कार करने वाले को जो कटिंग पटिंग वो सब नहीं होता। क्यों? खौफ। शिक्षा में संस्कार और कानून का खौफ, इसी को करने की जरूरत है। कोई लागत आएगी क्या? तो काम यही करना है, 5-5 हजार लोगों को अपना फ्रेंड बनाना है और फ्रेंड बना के इस बात को जन जन तक पहुंचानी है।
कानून बदलना पड़ेगा। पुराने कानून जब तक हैं तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, कानूनों को बदलना पड़ेगा।